प्लेन सुपारी जैसे एरिका नट जिसे कहते हैं, इट वॉज नॉट श्योर टिल लॉन्ग अगो यदि सिर्फ प्लेन सुपारी से भी कैंसर होता है। उससे कंडीशन ओरल म्यूकस फाइब्रोसिस होती है, जिसमें मुंह की त्वचा जो है बिल्कुल सख्त और सफ़ेद हो जाती है, उसमें मसाले जलते हैं और काफ़ी हद तक ये कंडीशन इरिवर्सिबल होती है। बट अब मेडिकल एविडेंस कह रहा है कि ये कंडीशन भी प्री कैंसरस है। तो प्लेन सुपारी जैसे पान या अदर कई फॉर्म्स में आपको प्लेन सुपारी मिलती है, वो भी अब कैंसर के लिए प्रीडिस्पोज करता है। सो हेड एंड नेक कैंसर में कई सारे ऑर्गन्स आते हैं। यू स्टार्ट फ्रॉम द माउथ, मुंह, गले का, वॉइस बॉक्स का और ऊपरी खाने का रास्ता, फूड पाइप, ये कॉमनेस्ट एरियाज हैं। बट इसके अलावा गर्दन में या चेहरे पर जैसे थायराइड कैंसर है और पैरोटिड जो हमारी थूक की ग्रंथियाँ हैं उनके कैंसर। इसके अलावा और भी मुंह में, गले में, नाक में या गर्दन में जो भी कैंसर या रसौलियाँ आती हैं वो हेड नेक कैंसर के अंडर आती हैं। पर इंडिया में बात करें तो हेड नेक कैंसर कॉमनेस्ट इज माउथ कैंसर, ओरल कैंसर जिसे कहते हैं। कि कई बारी क्योंकि कैंसर की पहली पहचान क्या है, मुंह में एक छाला बनता है, बट बहुत लोग उस छाले को आम छाला मान के इग्नोर कर देते हैं एंड इसीलिए वो बात काफ़ी देर तक टल जाती है। तो कैंसर की पहचान इज आपका सिम्टम परसिस्टेंट होना चाहिए। थोड़ा अप एंड डाउन जा सकता है लेकिन वो सिम्टम जाएगा नहीं। तो अगर गले में इरिटेशन है समझिए चंद हफ्तों से या चंद महीनों से और वो ठीक नहीं हो रही है, दैट इज़ वरीसम। और टोबैको किसी भी फॉर्म में, स्मोकिंग या चुइंग या पान में या गुटखा में, वो नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 पे वही है। उसके बाद अल्कोहल का कंट्रीब्यूशन है एंड देयर इज़ ए लिंक कि जितना क्वांटिटी ज़्यादा है उतना रिस्क ज़्यादा है। और टोबैको अल्कोहल मिल के साइनर्जिस्टिक होते हैं, कहने का मतलब 1+1 2 नहीं बनता है, 1+1 11 बन जाता है। We have seen people, children in their 20s, even in their teens with mouth cancer due to tobacco. So, and कब शुरू किया? बस वो 12-13 पे सभी खाते थे तो हमने भी शुरू कर दिया। You also must understand, tobacco का addiction is very, very strong. निकोटीन जो उसमें पदार्थ है जो एडिक्शन देता है, एक्चुअली निकोटीन कैंसर नहीं करता है, निकोटीन एडिक्शन देता है। टोबैको में जो बाकी पदार्थ हैं कैंसर वो करते हैं जो साथ में आते हैं। Nicotine is very addictive. In fact, after heroin, it is felt to be the next most addictive substance. Oh God! So एक बारी जिसने पकड़ लिया, उसको छोड़ना बहुत मुश्किल है. It's not easy. करीब 10 से 20% लोग हुआ head and neck cancer have never touched tobacco or alcohol in their life. So they are less at risk for developing, but it's not impossible. सेक्सुअली ट्रांसमिटेड वायरस, वी नो HPV इन्फेक्शन से सर्वाइकल कैंसर का एसोसिएशन वुमेन में बहुत टाइम से है, बट ड्यू टू अनप्रोटेक्टेड ओरल सेक्स वही इन्फेक्शन आपके मुंह में या गले में जा सकता है। एंड HPV वायरस एक बारी गले में आ जाए तो कुछ साल बाद वो कैंसर का प्रोडक्शन कर सकता है। एक मिथ ये है और शायद आपने सुना होगा कि बायोप्सी करने से या जैसे आप किसी को बायोप्सी प्रपोज करते हैं जो एक्चुअली हमारा एकमात्र 100% टेस्ट है बताने के लिए कैंसर है, यू मे बी एबल टू सेव ओनली हाफ द पेशेंट्स। सो अगर आपने टोबैको या अल्कोहल दोबारा शुरू किया तो आपके कैंसर का रिलैप्स रेट विल बी मच हायर, ऑलमोस्ट डबल। कैंसर का नाम सुनते ही हम एक शॉक में चले जाते हैं। हमें ऐसे बहुत से लोग हैं जो कैंसर के बारे में बात करने से भी कतराते हैं। अनसर्टेनिटी, फियर, ऐसे बहुत सारे इमोशंस हैं जो कैंसर पेशेंट या ऐसा व्यक्ति जिसको कैंसर, जिसकी फैमिली में किसी को कैंसर है, उसके मन में आते हैं। आज के हमारे सेशन में हम एक ऐसे कैंसर के बारे में बात करेंगे जिसके सिम्टम्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा एडवांस स्टेज पर जाकर ही पता चलते हैं। मैं बात कर रही हूँ हेड एंड नेक कैंसर की। आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि हेड एंड नेक कैंसर क्या होता है, इसके सिम्टम्स क्या हैं, अल्कोहल, टोबैको का क्या रोल है, मेजर कॉजेस क्या हैं, ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या क्या अवेलेबल हैं और इसके साथ ही हमारी डाइट का क्या रोल है, सबसे इंपॉर्टेंट ट्रीटमेंट के बाद आपको क्या क्या प्रिकॉशंस लेने हैं। हाय, माय नेम इज वर्षा दुबे एंड वाचिंग एनबीटी लाइव। आज एनबीटी लाइव की स्वास्थ्य चर्चा में हमारे साथ एक ऐसे गेस्ट मौजूद हैं जो कैंसर स्पेशलिस्ट हैं, जिनका नाम है डॉक्टर दीपक सरीन। हेलो डॉक्टर, वेलकम टू एनबीटी स्वास्थ्य चर्चा। गुड आफ्टरनून वर्षा। सो डॉक्टर, सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं, क्योंकि आज के हमारे सेशन में हम हेड एंड नेक कैंसर के बारे में बात करेंगे, हम कैंसर को थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे।
पहला सवाल मेरा आपसे थोड़ा ट्रिकी है, मैं ये जानना चाहूँगी कि जब आप फैमिलीज़ को कैंसर के बारे में बताते हैं, ब्रेक करते हैं न्यूज़ की पेशेंट जो है उसको कैंसर हो गया है या उनकी फैमिली मेंबर को कैंसर हुआ है, तो क्या इमोशंस रहते हैं उनके? क्या वो उस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं या वो डिनायल में रहते हैं? क्या रिएक्शन है? सी ये काफ़ी कठिन होता है वर्षा, एंड अलग पेशेंट्स अलग तरह से रिस्पॉन्ड करते हैं। तो इंटरव्यू में हम पहले गेज करते हैं कि पेशेंट कितना सच सुन सकता है, बिकॉज कैंसर का डायग्नोसिस, उसका ट्रीटमेंट, पूरा प्रोसेस कठिन है सुनने के लिए फर्स्ट टाइम पे। कुछ पेशेंट स्ट्रॉन्ग लगते हैं एंड चाहते हैं कि जो सच है जैसे है बताइए, हम उनको एज इट इज़ बताते हैं। कुछ फैमिलीज हमसे कहती हैं कि आप वर्ड कैंसर ना यूज़ करिए, क्योंकि बहुत भय है कैंसर वर्ड के साथ। वो ना कैंसर शब्द सुनते ही समझिए मतलब पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है लोगों की। तो उनको फिर हम कैंसर वर्ड ना यूज़ करके मास, रसौली, ट्यूमर टर्म्स में सिखाते हैं। लेकिन ट्रीटमेंट स्टार्ट होने से पहले इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि पेशेंट को खुद क्लियर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि मुझे क्या है, हम क्यों इलाज करवा रहे हैं, हमारा इलाज कैसे जाएगा और इलाज के रिजल्ट्स क्या है। पर वो समटाइम्स पेशेंट के साथ रिलेशनशिप बनाने के बाद सेकंड या थर्ड इंटरव्यू में फिर मोर डिटेल्स में ब्रेक करना पड़ता है। मतलब पेशेंट को पहले आप थोड़ा कंफर्टेबल करते हैं कि कैंसर मतलब लाइफ का दी एंड नहीं है और इस बीमारी को अच्छे से मैनेज किया जा सकता है अगर आप उसको सही टाइम पर डायग्नोस कर लें। सो डॉक्टर, अगर हम कैंसर की बात करें तो इंडिया में स्पेशली क्या कैंसर के टुवर्ड्स आज लोग अवेयर हैं? आई थिंक अवेयरनेस है, लेकिन यूनिवर्सल अवेयरनेस नहीं है। एंड आपने जैसे बोला एक्सेप्टेंस नहीं है। सो अगर हम बोले जैसे एजुकेटेड लोगों में कैंसर, उनकी अवेयरनेस अच्छी होनी चाहिए, बट ऐसा यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं है। हम फैमिलीज देखते हैं जो पढ़े लिखे हैं, बड़े शहरों में रहते हैं, वो भी एडवांस ट्यूमर लेके आते हैं। सो थोड़ा सा एक्सेप्टेंस नहीं है कि मुझे हो सकता है। इसलिए इंडिया में मोस्टली हम लोग कैंसर देखते हैं तो लेट स्टेज में आता है कंपेयर टू द वेस्ट। इट्स ऑलमोस्ट लाइक 70-30। वेस्ट में 70% स्टेज 1 स्टेज 2 में आते हैं, 30% इन लेट स्टेजेस। इंडिया में इट्स द रिवर्स। कुछ एक्सेसिबिलिटी का इशू भी है, क्योंकि कई लोग जो बड़े शहरों के बाहर रहते हैं, सिम्टम है भी तो दे कांट रीच एन एक्सपर्ट, उनका डायग्नोसिस डिले हो जाता है। बट कुछ विलफुल इग्नोरेंस बोलिए कि अंदर समझ में आ जाता है कि समस्या है, पर कोई शायद सच का सामना करना मुश्किल होता है। सो वो जितना उसको टाल सकते हैं या दवाइयों के थ्रू कुछ ट्राई करते हैं, एंड कई वजहों से ना डायग्नोसिस हमारे यहाँ लेट ही होता है अधिकतम लोगों में। डॉक्टर, आपने बताया कि इंडिया में मोस्टली पेशेंट्स तब आते हैं जब कैंसर लास्ट स्टेज पर या एडवांस स्टेजेस पर पहुंच चुका होता है। तो अगर हम कुछ कैंसर्स की बात करें, सबसे डेंजरस और ऐसे कैंसर्स कौन से हैं जिनके सिम्टम्स एडवांस स्टेजेस पर जाके दिखते हैं? सी एडवांस्ड कैंसर्स कुछ ऑर्गन्स ऐसे हैं जो बहुत भीतर हैं। अच्छा। तो वो जैसे ओवरियन कैंसर है, ये टिपिकली लेट स्टेज में आता है, इवन वेस्ट में, क्योंकि उसके सिम्टम ही तब आते हैं जब लेट स्टेज में। पर अगर हेड नेक कैंसर की बात करें तो एक्चुअली कैंसर, कॉमनेस्ट हेड नेक कैंसर मुंह का है। अब मुंह में गांठ या रसौली उग रही है तो आपको पता लगना चाहिए कि कुछ गड़बड़ है। बट हम लोग हेड नेक कैंसर्स भी मेजॉरिटी पेशेंट्स में स्टेज 3 स्टेज 4 में देखते हैं। ओके, मतलब हेड एंड नेक कैंसर का जो डायग्नोसिस होता है वो बहुत एडवांस स्टेज पे जाके पता चलता है। मीडियम टू एडवांस्ड आई विल से। तो डॉक्टर, आपने ना हेड एंड नेक कैंसर की बात की, थोड़ा हम समझ लेते हैं कि एक्चुअल में हेड एंड नेक कैंसर क्या होता है, बॉडी के क्या क्या जो पार्ट्स हैं उनको वो अफेक्ट करता है। सो हेड एंड नेक कैंसर में कई सारे ऑर्गन्स आते हैं। यू स्टार्ट फ्रॉम द माउथ, मुंह, गले का, वॉइस बॉक्स का और ऊपरी खाने का रास्ता, फूड पाइप, ये कॉमनेस्ट एरियाज हैं। बट इसके अलावा गर्दन में या चेहरे पर जैसे थायराइड कैंसर है और पैरोटिड जो हमारी थूक की ग्रंथियां हैं उनके कैंसर। इसके अलावा और भी मुंह में, गले में, नाक में या गर्दन में जो भी कैंसर या रसौलियां आती हैं वो हेड नेक कैंसर के अंडर आती हैं। पर इंडिया में बात करें तो हेड नेक कैंसर कॉमनेस्ट इज माउथ कैंसर, ओरल कैंसर जिसे कहते हैं। ओके, सो ओरल कैंसर भी हेड एंड नेक कैंसर का पार्ट है। ओके, एंड जैसे आपने बताया कि इंडिया में सबसे ज्यादा स्केल पर जो कैंसर होता है वो है ओरल कैंसर। अगर हम थोड़े ट्रिगर फैक्टर्स की बात करें, क्या क्या मेजर ट्रिगर फैक्टर्स हैं ओरल कैंसर के? सो नंबर 1, नंबर 2 एंड नंबर 3, तीनों नंबर पे टोबैको। अच्छा। वेरी स्ट्रॉन्ग ड्राइवर। इनफैक्ट आपको जैसे सबको अंदाजा है कि इंडिया में टोबैको चूइंग का प्रेवलेंस काफ़ी ज़्यादा है। देयर आर बेल्ट्स जहाँ टोबैको चूइंग बहुत यंग एज से शुरू हो जाता है, एंड दोज बेल्ट्स कंट्रीब्यूट द मैक्सिमम केस लोड ऑफ ओरल कैंसर। पर टोबैको किसी भी फॉर्म में, स्मोकिंग,
या चुइंग या पान में या गुटखा में, वो नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 पे वही है। ओके। उसके बाद अल्कोहल का कंट्रीब्यूशन है एंड देयर इज ए लिंक कि जितना क्वांटिटी ज़्यादा है उतना रिस्क ज़्यादा है। और टोबैको अल्कोहल मिल के साइनर्जिस्टिक होते हैं, कहने का मतलब 1+1 2 नहीं बनता है, 1+1 11 बन जाता है। ट्रू। सो इफ बोथ आर देयर देन द रिस्क इज वेरी वेरी हाई। मतलब अगर आप ज़्यादा तम्बाकू का कंजम्पशन करते हैं या अल्कोहल का कंजम्पशन करते हैं तो कहीं ना कहीं ओरल कैंसर बहुत ज़्यादा ट्रिगर होता है और मेजर एक फैक्टर है उसका। ऑल्सो डॉक्टर, आपने ना पान की बात की थी या च्युइंगम्स की बात की, सुपारी का भी बहुत इस्तेमाल होता है। जब पान बनता है तो उसमें सुपारी का यूज़ होता है। सुपारी भी कहीं ना कहीं ओरल कैंसर को ट्रिगर करती है या कॉन्ट्रीब्यूट करती है? गुड क्वेश्चन। तो प्लेन सुपारी जैसे एरिका नट जिसे कहते हैं, इट वाज नॉट श्योर टिल लॉन्ग अगो यदि सिर्फ प्लेन सुपारी से भी कैंसर होता है। उससे कंडीशन ओरल म्यूकस फाइब्रोसिस होती है, जिसमें मुंह की त्वचा जो है बिल्कुल सख्त और सफ़ेद हो जाती है, उसमें मसाले जलते हैं और काफ़ी हद तक ये कंडीशन इरिवर्सिबल होती है। बट अब मेडिकल एविडेंस कह रहा है कि ये कंडीशन भी प्री कैंसरस है। तो प्लेन सुपारी जैसे पान बहार, पान पराग या अदर कई फॉर्म्स में आपको प्लेन सुपारी मिलती है, वो भी अब कैंसर के लिए प्री डिस्पोज करता है। मतलब जो आप नॉर्मल सुपारी भी खाते हैं वो भी कहीं ना कहीं आपको कैंसर की तरफ लेकर जा सकती है। करेक्ट। सो डॉक्टर, हम माउथ कैंसर की अगर बात करें तो माउथ की थोड़ी बात कर लेते हैं, कुछ ऐसे सिम्टम्स की बात करते हैं। कुछ लोगों को ना सलाइवा बहुत आता है। आई थिंक कुछ लोगों का मे बी बॉडी का ऐसा मेटाबॉलिज्म होगा जिसकी वजह से सलाइवा ज़्यादा आता है। कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं, अगर किसी को ज़्यादा सलाइवा आ रहा है तो किसी सीरियस बीमारी का या किसी सीरियस कंडीशन का ट्रिगर हो सकता है, वो इंडिकेशन हो सकता है? नॉट जनरली। सिर्फ सलाइवा ज़्यादा बनना अपने आप में कोई मेडिकल कंडीशन का इंडिकेशन नहीं है। ओके। अगर हम थोड़ा माउथ अल्सर्स की बात करें तो आई थिंक इंडिया में बहुत सारे सीजन्स होते हैं और गर्मियों में अगर हम बात करें समर्स की, अभी समर्स आ गए हैं, तो इस टाइम पे ना लोगों को माउथ अल्सर्स बहुत होते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको महीनों महीनों तक माउथ अल्सर्स रहते हैं। कुछ लोग बहुत जल्दी ठीक हो जाते हैं लेकिन फिर कुछ टाइम बाद आ जाते हैं। तो जो फ्रिक्वेंट माउथ अल्सर्स का होना है हमारे मुंह में, क्या ये भी कैंसर का सिम्टम हो सकता है? सिम्टम हो सकता है, लेकिन माउथ अल्सर के कारण बहुत हैं। सबसे कॉमन होता है एफ्थस अल्सर, जो वर्चुअली सबको ही होता है। वो एक छोटा सा छाला, बहुत पेनफुल, जो करीब 7-10 दिन में ठीक हो जाता है। वो कैंसर के लिए प्रीडिस्पोजिंग नहीं है। लेकिन कुछ छाले ऐसे हैं और कुछ कंडीशंस हैं जिसमें जो छाला है वो इवेंचुअली कैंसर में परिवर्तन ले सकता है। ओके। एंड बहुत कारण छाले के हैं जिनका कैंसर से कोई संबंध नहीं है। एक्चुअली ये वजह होती है कैंसर लेट डायग्नोज होने की। कई बारी क्योंकि कैंसर की पहली पहचान क्या है, मुंह में एक छाला बनता है, बट बहुत लोग उस छाले को आम छाला मान के इग्नोर कर लेते हैं एंड इसीलिए वो बात काफ़ी देर तक टल जाती है। कभी वो आम छाला, पेट की गर्मी, कई सारे वजह बोलते हैं छाले होने की। मल्टीविटामिन की कमी या दांत रगड़ रहा है, कहीं लग रहा है, उसकी वजह से छाला है। तो वो सोच सोच में ना कई बारी टाइम पेशेंट का निकल जाता है और कैंसर ग्रो कर जाता है। ओके। डॉक्टर, आपने ना पेट की गर्मी की बात की, तो कई बार ऐसा होता है कि एसिड रिफ्लक्स की वजह से हमारे थ्रोट में ना जलन जैसी होती है और कुछ लोगों को तो नॉर्मल है, कुछ टाइम पे होती है जलन, लेकिन कुछ को बहुत फ्रिक्वेंटली होती है। मतलब फॉर एग्जांपल वो हर बार जब खाना खाते हैं तो उनको एसिड रिफ्लक्स बनता है और थ्रोट में उनको जलन जैसी फील होती है। तो ये जो जलन है अगर ये बहुत फ्रिक्वेंटली हो रही है, इसका भी कुछ कनेक्शन है? नहीं, एसिड रिफ्लक्स के देखिए सिम्टम अलग होंगे। पेशेंट की हिस्ट्री लंबी होगी, कई टाइम से सिम्टम होंगे और वो आएंगे जाएंगे। सी कैंसर की पहचान ये है कि उसका जो सिम्टम होता है जनरली जाएगा नहीं। मतलब कैंसर ऐसा नहीं हो सकता कि आज है, 1 हफ्ते बाद नहीं है, फिर 3 हफ्ते बाद आया, फिर 4 हफ्ते बाद नहीं है, ऐसा नहीं होएगा। तो कैंसर की पहचान है आपका सिम्टम परसिस्टेंट होना चाहिए। थोड़ा अप एंड डाउन जा सकता है लेकिन वो सिम्टम जाएगा नहीं। तो अगर गले में इरिटेशन है, समझिए चंद हफ्तों से या चंद महीनों से, और वो ठीक नहीं हो रही है, दैट इज वरीसम। बट अगर आपको 5 साल की हिस्ट्री है कि खाना खाने के बाद कभी जलन होता है, फिर वो 1 दिन में ठीक हो जाता है और फिर वो कुछ महीने बाद या हफ्तों बाद दोबारा आता है, फिर ठीक हो जाता है, वो कैंसर की पहचान नहीं है। पर वो सिम्टम अगर जाए ना तो सतर्क करना चाहिए। मतलब आप बोल रहे हो कि अगर सिम्टम बहुत लंबे समय तक परसिस्ट कर रहा है, दैट मीन्स वो कैंसरस हो सकता है? एब्सोल्युटली। इनफैक्ट हम लोग जब वार्निंग साइंस कहते हैं तो 3 वीक्स परसिस्टेंस को हम लोग लिमिट मानते हैं। 3 हफ्ते से अगर ज्यादा? ओके। 3 हफ्ते से ऊपर अगर आपका सिम्टम मुंह में, गले में, और कई सारे सिम्टम है जो कैंसर के पहचान होते हैं, बट समझिए छालाई की बात करें तो 3 हफ्ते से ऊपर अगर छाला ठीक नहीं हुआ है तो उसको डेफिनेटली दिखवा लेना चाहिए। बिकॉज आम छाले सब एक्सपेक्ट करते हैं हफ्ते 2 हफ्ते में ठीक हो जाने चाहिए। और छाले के लिए डॉक्टर बहुत से लोग ना कुछ कैप्सूल्स का भी इस्तेमाल करते हैं, कई बार उसके साइड इफेक्ट्स भी देखने को मिलते हैं। तो
कैप्सूल्स ज्यादा अगर इनटेक लेते हैं उसका भी कुछ असर पड़ता है हमारी बॉडी पे? जनरल कैप्सूल से नहीं, बट कोई भी केमिकल कांटेक्ट माउथ में अगर लंबा रह जाए अच्छा। तो वो अल्सरेट कर सकता है। जैसे हम कई बारी, वेरी नॉट ऑफन, बट कभी कभी Okay. देखते हैं कि एस्पिरिन या कोई गोली खा रहे थे, वो गले में फंस गई, वो Yes. जाने में टाइम ली, लेकिन वो केमिकल वहाँ कांटेक्ट किया तो वहाँ एक छाला बन जाता है। तो वो देखने में खराब लगता है, पेशेंट को पेन बहुत होता है, बट ये छाला भी जैसे कोई भी घाव है आपके बॉडी में, हफ्ते 10 दिन में ठीक हो जाना चाहिए। बट यस, केमिकल कांटेक्ट से छाला बन सकता है। और अगर ये छाला हफ्ते 10 दिन में ठीक नहीं हो रहा है तो ये कैंसरस होगा? होगा नहीं, ओके, हो सकता है। सो पॉसिबिलिटी है। सारे लंबे छाले कैंसर नहीं होंगे। अब समझिए आपका दांत अगर गाल में ठोकर मार रहा है तो वहाँ छाला बनाएगा, वो छाला शायद ठीक भी नहीं होगा, क्योंकि जब तक दांत की ठोकर नहीं जाएगी वो छाला भी नहीं जाएगा। लेकिन जरूरी नहीं कि सारे लंबे छाले कैंसर हैं, लेकिन कैंसर की संभावना है, तो इसलिए उसको एग्जामिन कराना जरूरी है। उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। मतलब अगर आपको ऐसे कोई सिम्टम्स दिख रहे हैं तो तुरंत आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना है, उनको अपनी हिस्ट्री देनी है कि ये चीजें हो रही है मेरे साथ और आप बताइए आप क्या करना है। सो डॉक्टर, ये तो हमने कुछ डिस्कस किए सिम्टम्स के बारे में जो हेड एंड नेक कैंसर के हैं। थोड़े और पैरामीटर्स पे बात करते हैं। अगर हम हेड एंड नेक कैंसर के मेजर जो रिस्क फैक्टर्स हैं, जो मेजर पैरामीटर्स हैं कि इन वजहों से हेड एंड नेक कैंसर हो सकता है, वो क्या क्या है? टोबैको, अल्कोहल, एक्चुअली दो वेल एस्टेब्लिश्ड रिस्क फैक्टर्स हैं। Okay. बहुत सारे फैक्टर्स सोचे जाते हैं कि हैं, बट उनका क्लियर एसोसिएशन नहीं है। जैसे हमें मेडिकल स्कूल में 6S सिखाया जाता था: स्मोकिंग, स्पिरिट्स, सुपारी, सिफिलिस, सेरेटेड टूथ, स्पाइसेस। ये सारे फैक्टर सोचे जाते थे, बट इनका ठोस एसोसिएशन नहीं है कैंसर के साथ। सो वी कांट रियली से कि इनसे होता है। द थर्ड फैक्टर विच इज कमिंग अप अ लॉट इन द वेस्टर्न वर्ल्ड, और अभी इंडिया में नहीं है, बट इट्स प्रोबेबली अ फ्यू इयर्स बिफोर वी स्टार्ट सीइंग लॉट ऑफ केसेस, इज HPV इन्फेक्शन। उस HPV इन्फेक्शन के कारण कई सारे हेड नेक कैंसर्स वेस्ट में अब हो रहे हैं। ओके, तो HPV का हेड एंड नेक कैंसर से डायरेक्ट कनेक्शन है? हाँ जी, HPV इज द ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, ओके, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड वायरस। वी नो HPV इन्फेक्शन से सर्वाइकल कैंसर का एसोसिएशन वुमेन में बहुत टाइम से है, बट ड्यू टू अनप्रोटेक्टेड ओरल सेक्स वही इन्फेक्शन आपके मुंह में या गले में जा सकता है। एंड HPV वायरस एक बारी गले में आ जाए तो कुछ साल बाद वो कैंसर का प्रोडक्शन कर सकता है। अब वेस्ट में हम देख रहे हैं कि बहुत सारे, इट्स लाइक एन एपिडेमिक ऑफ HPV ड्रिवन ओरल कैंसर, फेरिंग्स कैंसर्स, थ्रोट कैंसर्स। एंड इन पेशेंट्स में क्या अलग है बाकी पेशेंट से कि ये यंग होते हैं, किसी सेक्सुअल एक्टिविटी लेट्स से स्टार्ट्स इन द लेट टीन्स और 20s, और वायरस एक्वायर किया, 5 से 10 साल के बाद वो वायरस कैंसर क्रिएट करता है। सो दीज आर यंग पीपल इन देयर 30s, नेवर टच टोबैको, ओकेजनल सोशल अल्कोहल इंटेक, कमिंग विद थ्रोट कैंसर्स, एंड वेरी वेरी कॉमन। मतलब उन्होंने कभी स्मोकिंग नहीं किया, कभी टोबैको कंज्यूम नहीं किया, तब भी उनको ओरल कैंसर हो सकता है बिकॉज ऑफ HPV वायरस? नॉट ओरल बट थ्रोट। HPV वाला कैंसर गले के अंदर करता है, टॉन्सिल्स में, जीभ के पिछले हिस्से में। Yes, and it's an epidemic. Like when I say epidemic, I mean you can imagine it's lots of patients carrying, lots of normal people carrying HPV infections, and some of them coming down with cancers. Okay. Now, given how our society is also moving, one would think that there is a chance we will also see a lot of HPV-driven cancers given a few years, because there is a lag time between getting the infection and developing a cancer. वो lag time 5 से 10 साल का है. So if right now the infections are spreading in society, maybe in 10 years we'll see a lot of HPV driven. We are starting to see them, but we are still seeing them occasionally. Western clinics में कई cities में ऐसा है कि 90% of cancer of the throat जो वो आज देखते हैं in some cities is HPV, not smoking related, HPV related, 90%. That is insane. It's an epidemic. It's literally an epidemic waiting to erupt. सो डॉक्टर, अभी ना आपने थोड़ा HPV वायरस को काफ़ी एक्सप्लेन किया है और ये भी बताया कि कैसे नॉन स्मोकर्स और जो बिना टोबैको कंज्यूम करे भी उनको, जो अर्ली टीन्स हैं, उनको हो सकता है हेड एंड नेक कैंसर। सो अगर हम बात करें वुमेन की, तो HPV का वुमेन के लिए काफ़ी कनेक्शन है कहीं ना कहीं, तो वुमेन में हेड एंड नेक कैंसर ज़्यादा देखा जाता है? नहीं, एक्चुअली हेड नेक कैंसर आप देखें इंडिया में तो मेल्स में ज़्यादा होता है। अच्छा, बिकॉज ऑफ द टोबैको। इंडिया में अभी भी ज्यादातर हेड नेक कैंसर टोबैको ड्रिवन है। तो जिस सेक्स में टोबैको ज्यादा कंज्यूम होता है, विच इज मेल्स, इट्स कॉमन। इट्स द कॉमनेस्ट मेल कैंसर इज ओरल कैंसर इन इंडिया, एंड द थर्ड कॉमन इन वुमेन. So women also, because there is tobacco, BD consumption in so many places,
Women also have it, but women are more commonly having cervical and breast cancers as the commoner ones. Yeah. So overall, I think still men are more common to develop head neck cancer, but women have it too. डॉक्टर आपने ना सर्वाइकल कैंसर और ब्रेस्ट कैंसर की बात की, बट ये कैंसर्स ना थोड़ी जल्दी डिटेक्ट हो जाते हैं क्योंकि स्क्रीनिंग इनकी प्रॉपर होती है. Correct. बट जो हेड एंड नेक कैंसर होता है उसकी स्क्रीनिंग काफी डिले हो जाती है. लाइक यू सेड कि इनके सिम्टम्स बहुत एडवांस स्टेजेस पे जाके दिखने शुरू होते हैं. तो कहीं ना कहीं ये भी कनेक्शन है, स्क्रीनिंग का भी कुछ रोल है. वेरी वेरी करेक्ट. सो जैसे ब्रेस्ट कैंसर अगर स्क्रीनिंग प्रोग्राम बहुत अच्छा है, लाइक इन द वेस्ट, सो अगेन 80% विल बी डिटेक्टेड इन स्टेज 1 स्टेज 2 बिकॉज ऑफ स्क्रीनिंग. ओके. सो इफ बट ओरल कैंसर का कोई इफेक्टिव स्क्रीनिंग प्रोग्राम है नहीं. स्क्रीनिंग मींस आप बिल्कुल नॉर्मल लोगों को कोई टेस्ट करेंगे, एब्सोल्युटली नॉर्मल पीपल जो सड़क पे चल रहे हैं बिल्कुल नॉर्मल, उनका टेस्ट करेंगे और वो टेस्ट से आप कैंसर को या तो बहुत अर्ली स्टेज में या कैंसर बनने से पहले जो प्री कैंसर स्टेज है उसमें पकड़ लेंगे. ओके. एंड ओरल कैंसर के लिए स्क्रीनिंग प्रोग्राम्स करे हैं बट दे आर नॉट बीन फाउंड टू बी कॉस्ट इफेक्टिव. सो राइट नाउ ओरल कैंसर का कोई स्क्रीनिंग प्रोग्राम है नहीं. ओरल कैंसर अगर डिटेक्ट करना है अर्ली तो इट इज अवेयरनेस, जस्ट क्रिएटिंग अवेयरनेस कि ये क्या है, आप रिस्क पे हैं कि नहीं है और इसके अर्ली सिम्टम्स क्या हैं, सो दैट अगर सिम्टम है तो आप अर्ली ट्रीटमेंट अवेल करें. एंड ऑल्सो अवेयरनेस अमंग हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स. से कई बारी डायग्नोसिस कैन बी मिस्ड बाय समबडी सीइंग ए अल्सर एंड मिस डायग्नोजिंग इट कि ये दांत का छाला लगता है, दिस दैट. So also awareness among healthcare professionals के non-healing ulcer particularly कोई tobacco लेता है तो just always be vigilant. Yeah. Very vigilant. Have a low suspicion कि उसके टेस्ट करने हैं, have a low index के referral देना है, rather than let's say treating with medicines or trying therapy for months and months before realizing cancer overlook हो गया है. You should also keep in mind कि mouth cancer या head neck cancer non-tobacco users में भी हो सकता है. It can. Okay. उसकी वजह हम भी नहीं जानते हैं. अदर देन जैसे टोबैको, अल्कोहल, HPV, कई बारी हम भी नहीं जानते कि क्यों हुआ है. करीब 10 से 20% लोग हुआ है हेड एंड नेक कैंसर हैव नेवर टच्ड टोबैको और अल्कोहल इन देयर लाइफ. सो दे आर लेस एट रिस्क फॉर डेवलपिंग बट इट्स नॉट इम्पॉसिबल. सो विजिलेंस सबको रखनी चाहिए बट मोर विद दोज हु हैव नोन रिस्क फैक्टर्स. ओके. डॉक्टर आपने ना बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि एक्चुअल अगर हम रीजन की बात करें, कॉज की बात करें, कुछ ऐसे केसेस हैं जिनमें कॉज आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते. आप पहले ना सिम्टम्स के बारे में बात कर रहे थे. आपने बताया था कि अगर बहुत टाइम तक आपको माउथ में अल्सर है या कुछ और सिम्टम्स आपने मेंशन किए तो ये कहीं ना कहीं आपको हेड एंड नेक कैंसर की तरफ लेकर जा सकता है. हम थोड़ा और सिम्टम्स को समराइज कर लेते हैं. थोड़ा और सिम्टम्स के बारे में बताइए जो पर्टिकुलरली हेड एंड नेक कैंसर की तरफ इशारा करते हैं. बिल्कुल. सो हेड नेक कैंसर के सिम्टम्स आर वेरी लॉजिकल. ओके. इफ यू थिंक ऑफ माउथ कैंसर, वो क्या होता है, मुंह में छाला या गांठ जो बढ़ता है, तो सिम्टम्स उसके हिसाब से जो हो सकते हैं दे आर ऑल लॉजिकल. ठीक है. जैसे माउथ में अल्सर जो परसिस्ट कर रहा है, या अगर मसूड़े पे वही ग्रोथ है तो आपका दांत ढीला हो सकता है. वही अगर थोड़ा पीछे गर्दन की तरफ छाला है तो खाना खाते टाइम पेन हो सकता है. सो दे आर ऑल वेरी लॉजिकल सिम्टम्स. The other thing is माउथ कैंसर्स या हेड नेक कैंसर जब फैलते हैं तो फर्स्ट स्प्रेड उनका गर्दन के लिम्फ नोड्स में होता है. यहाँ पे छोटी छोटी गिल्टियां होती है जो हमारे इम्यून सिस्टम का पार्ट है. ये सबके बाहर दिखती है, विजिबल होती है या अंदर? जब नहीं होती अंदर है. Okay. जैसे हम लोग कहते थे यहाँ हाथ लगा के टॉन्सिल हो गया है. अब वो टॉन्सिल यहाँ नहीं है. टॉन्सिल तो गले के अंदर है, लेकिन टॉन्सिल जब इन्फेक्ट होता है तो यहाँ गिल्टियां बढ़ जाती हैं, फूल जाता है लिम्फ नोड्स. उसको टच करके कहते थे कि आपको टॉन्सिल है. अब वही कैंसर इन लिम्फ नोड्स में फैल सकता है. शुरू में बीज होएगा, किसी को नहीं दिखेगा, लेकिन जब वो बढ़ेगा तो गर्दन में गांठ हो सकती है. तो गर्दन में गांठ होना भी हेड एंड नेक कैंसर की निशानी हो सकती है. और अगर और भीतर के ऑर्गन्स की बात करें, जैसे वॉइस बॉक्स है, अब वहां भी कैंसर हो सकता है. उसका स्मोकिंग से स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन है, क्योंकि धूम्रपान का जो धुआं है वो वॉइस बॉक्स के थ्रू लंग्स में जाता है. पर वॉइस बॉक्स पे जब कैंसर आएगा तो फर्स्ट सिम्टम आवाज में चेंज होएगा, जैसे आवाज बैठ जाएगी. अच्छा. अब आवाज बैठना बहुत प्रोफेशंस में वैसे भी आप देखेंगे जिनका प्रोफेशनल हेवी वॉइस यूज है, लॉयर्स, शॉपकीपर्स, वॉइस मॉड्यूलेशन टीचर्स, जो भी बहुत वॉइस यूज करते हैं उनकी वॉइस वैसे भी बैठ सकती है. बट पर्टिकुलरली इफ यू आर अ स्मोकर एंड यू हैव परसिस्टेंट वॉइस चेंज, इट कुड बी द फर्स्ट साइन ऑफ वॉइस बॉक्स कैंसर. अब वो कैंसर अगर खाने के रास्ते में डेवलप हुआ है तो आपको खाना खाने में अड़चन फील होगी. ऐसा लगेगा कि पहले तो हम आराम से खाते थे, अब रोटी फंसती है. दाल चावल चला जाता है लेकिन रोटी मेरी फंसती है. जिसका थोड़ा बड़ा हो जाएगा उसको बोलेगा अब दाल चावल भी खाने में दिक्कत है, मैं लिक्विड ले सकता हूँ, लेकिन कुछ भी मुलायम सख्त होएगा तो वो अटक के जाता है. ये परसिस्टेंट अगर सिम्टम है
3 हफ्ते 4 हफ्ते हो गए, तो ये भी कैंसर की निशानी हो सकती है। तो मोस्ट हेड एंड नेक कैंसर्स के साइंस आर वेरी लॉजिकल। इफ यू जस्ट थिंक कोई गांठ या रसौली अगर मुंह में या गले में उग रही है तो वो क्या तकलीफ देगी। ओके सर, आपने जितने भी सिम्टम्स बताए, आई एम श्योर कि जब ऐसे कोई सिम्टम्स दिखते हैं ना तो लोग ईएनटी स्पेशलिस्ट के पास पहले जाते हैं। और आपने पहले भी बात की थी कि हेल्थ केयर में अवेयरनेस होना बहुत इंपॉर्टेंट है। जिसके पास आप जा रहे हैं, जो आपका डॉक्टर है, उनके दिमाग में कहीं ना कहीं क्लिक करना चाहिए कि ये चीज़ें जो हैं, ये सिम्टम्स जो है मेरे पेशेंट के, वो कहीं ना कहीं कैंसरस हो सकते हैं। तो अगर किसी व्यक्ति को ऐसे सिम्टम्स दिख रहे हैं, उनको किस डॉक्टर के पास जाना चाहिए? आई थिंक ENT इज अ गुड Okay. call. Like for example, I am a head neck surgeon. It's a subspecialty. But ठीक है। head neck surgeons आपको wide over India, in every city, small city, in every village, you're Hmm. not going to find. ENT and dental, they are the two fields जहाँ पे most often patient first जाता है। मुंह का या मसूड़े का कुछ है दिक्कत तो डेंटिस्ट के पास जाते हैं। मुंह में, गले में, जीभ में अगर कुछ है तो ENT। यस। As long as उनका सस्पिशन थ्रेशोल्ड होना चाहिए कि ये कैंसर हो सकता है। वी मस्ट ऑल्सो बी प्रैक्टिकल। यू सी, कोई भी अगर डॉक्टर के पास जाता है और कहते हैं मेरे को 5 दिन से छाला है, इट्स नॉट ऑलवेज कि वो हर को बड़े सेंटर में रेफर कर देंगे। हाँ। कि आप, बिकॉज मुंह का छाला किसको साल 2 साल में एक बार ही नहीं होता है। आप उसको लेके हर बारी कहीं किसी विलेज से दिल्ली भाग के तो नहीं आ सकते। सो यू कैन ट्रीट। अगर आपको लगता है ये डेंटल है, इट्स वेरी रीजनेबल कि आप उसको डेंटल छाला मान के इलाज करें। बट पहचान क्या होनी चाहिए फॉर अ रेफरल कि मेरे इलाज के बाद भी 2 हफ्ते में ये ठीक नहीं हुआ। इट शुड नॉट बी के ट्रीटमेंट आफ्टर ट्रीटमेंट आफ्टर ट्रीटमेंट 3 महीना 4 महीना तक चल रहा है। इफ यू ट्रीटेड समथिंग, आपको देख के लगा कि शायद ये छाला शायद इस कारण से, आपने इलाज किया, आई थिंक 2-3 वीक्स इज रीजनेबल। उसमें अगर आपको लग रहा है कि इसमें रिलीफ नहीं आ रहा है, देन द सस्पिशन शुड बी स्ट्रॉन्ग। ओके। एंड एट दैट टाइम आइदर बायोप्सी और या जो भी टेस्ट अगर आप खुद करते हैं तो पेशेंट को प्रपोज करिए, होना चाहिए। नहीं करते हैं देन रेफर इट टू अ सेंटर जहाँ पे ये हो सकता है। हो सकता है ना भी निकले, बट इट्स बेटर टू बी विजिलेंट एंड चेक देन टू मिस, बिकॉज मिस करने की कीमत बहुत हैवी पड़ती है पेशेंट को। ट्रू दैट। एंड लाइक यू सेड कि अगर आपको सिम्टम्स 1-2 वीक से ज़्यादा दिख रहे हैं तो आपको तुरंत ही अपने स्पेशलिस्ट से कंसल्ट करना है, और ये आपको हैवी प्राइस भी पे करना पड़ सकता है। सो ऑल्सो डॉक्टर, आई थिंक कई बार ये भी होता है कि अगर हमें माउथ में कुछ प्रॉब्लम होती है, लाइक इफ़ वी टॉक अबाउट कैविटीज़, तो बहुत टाइम तक अगर कैविटी है तो वो रूट कैनाल को अंदर से पूरा डैमेज कर देता है, और अगर वो बहुत ज़्यादा डैमेज हो गया है तो भी कहीं ना कहीं ये ट्रिगर कर सकता है कैंसर को? नहीं, नॉट रियली। डेंटल प्रॉब्लम से बाय एंड लार्ज माउथ कैंसर नहीं होता है। ओके। अगर किसी को बहुत ज़्यादा स्मेल आती है, उसका जो ओरल हाइजीन मेंटेन नहीं है, तो इससे भी कैंसर ट्रिगर होता है? नॉट रिलेटेड। सो जैसे बैड टीथ या बैड गम्स हैं, उससे स्मेल आता है, उससे कैंसर ट्रिगर नहीं होता है। बट अक्सर अगर इतना डैमेज है दांत में, गम्स में, तो उसकी अपीयरेंस कैंसर जैसी लग सकती है। सो उसमें भूल हो सकती है। यू मे कीप थिंकिंग ये डेंटल प्रॉब्लम है, ये गम्स बहुत खराब है क्योंकि दांत की वजह से हैं, एंड अ डेंटिस्ट मे नॉट अप्रिशिएट कि ये शायद कैंसर डेवलप हो गया। सो दे आर कंफाउंडिंग, लाइक दे कैन कंफ्यूज द डॉक्टर कि ये एक्चुअली सिम्टम किस चीज का है, बिकॉज देखने में काफी सिमिलर लग सकते हैं। डाइट का भी हमारा कुछ रोल होता है, बिकॉज हम माउथ कैंसर की बात करें, हम हेडेक नेक कैंसर की बात करें, तो डाइट का क्या कुछ इंपॉर्टेंस है हमारे इस कैंसर में? नॉट लिंक्ड विद डाइट। ओके। नॉट येट। द थ्योरी इज के एंटीऑक्सीडेंट्स आर सपोज्ड टू बी प्रोटेक्टिव अगेंस्ट कैंसर। सो अगर डाइट में एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, जैसे टमाटर, गाजर में नेचुरल लाइकोपीन्स होते हैं, ठीक है, सो दे आर एंटीऑक्सीडेंट्स। द थ्योरी इज दैट एंटीऑक्सीडेंट्स कैन हेल्प फाइट आवर बॉडी फाइट कैंसर। बट देयर इज स्टिल नॉट एविडेंस कि ये खाने से आप एक्चुअली कैंसर का रेट कम कर देंगे या कोई चीज खाने से आप कैंसर का रेट बढ़ा देंगे। सो इफ यू हैव टू गिव डाइटरी एडवाइस टू समबडी, इट शुड बी जस्ट मेंटेन व्हाट वुड बी कॉमन सेंस गुड हेल्थी डाइट। एवरीथिंग इन मॉडरेशन इज ओके, एनीथिंग इन एक्सेस इज जनरली नॉट गुड। ओके। विटामिन ए, ई और जिंक का कुछ रोल है? बिकॉज व्हेन आई वाज रीडिंग अबाउट हेड एंड नेक कैंसर, तो कहीं ना कहीं ये भी था कि विटामिन ए, ई एंड जिंक हमारी बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इनका मॉडरेशन में होना। सो इस पर आपका क्या कहना है? So these vitamins are important for normal lining health. जैसे विटामिन ए रेप्लिकेटिंग टिश्यूज के लिए जरूरी होता है, और हमारी स्किन की त्वचा या अंदर मुंह की भीतर की त्वचा इज रेप्लिकेटिंग, मींस हम जो स्किन आज लेके रखे हैं बाहर, 1 महीने बाद वो स्किन नहीं होएगा, ऊपर की स्किन झड़ेगी, नीचे से नहीं आएगी। विटामिन ए एंड ऑल दीज थिंग्स हेल्प रेगुलेट दिस। जिंक इज इंपॉर्टेंट फॉर वुंड हीलिंग, बट इट्स नॉट कि इनकी डेफिशिएंसी से अभी हेड नेक कैंसर रिलेटेड है। दे आर इंपॉर्टेंट फॉर लेट्स से स्किन हेल्थ, but not necessarily related to mouth cancer.
Okay. और हेड नेक कैंसर। मतलब डाइट का तो बस इतना रोल है कि आप मॉडरेशन में अगर चीज़ें खाते हैं तो यू विल बी हेल्दी, और ऐसा कुछ नहीं है कि अगर आप एक पर्टिकुलर फूड या कुछ खा लेते तो इससे आपको कैंसर हो जाएगा। इससे जुड़ा एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है डॉक्टर, कि अगर हम इंटरनेट पर जाते हैं और सर्च करते हैं कि मुझे ये सिम्टम है या मैंने ये खा लिया, तो हर एक चीज़ को वो कैंसर बता देता है, बोल देता है अगर आपको ऐसा सिम्टम है मतलब आपको कैंसर है। तो डू यू थिंक कि इंटरनेट की वजह से भी बहुत ज़्यादा फेक इन्फॉर्मेशन स्प्रेड हो रही है जिसका असर हमारी बॉडी पर पड़ता है और वो हमारे लिए आगे जाकर जानलेवा भी हो सकता है? प्रोफेसर गूगल इज अ प्रॉब्लम। That Yeah. is true. So you see, internet is actually a resource for very good information, Yeah. but a lay person may not have the ability to understand क्या आपके लिए relevant है, क्या नहीं है। हम भी we also go to internet sites सीखने के लिए। Today everything that जो हमको किताब में मिलता है, we'll get it on a good website, but we know which are the reliable websites to go to. But also आप इंटरनेट पे जो भी पढ़ते हैं वो आपको अप्लाई होता है नहीं, वो जजमेंट बहुत मुश्किल है करना फॉर अ ले पर्सन। तो यू राइट, इंटरनेट पढ़ने से भय बहुत ऊपर जा सकता है, इंटरनेट पढ़ने से करेक्ट इन्फॉर्मेशन भी मिल सकती है, पर वो फिल्टरिंग कैपेसिटी सब में नहीं होती है। So I am not against internet usage. I think internet usage is useful, but it has to be, you have to keep in mind that you may not have the ability to interpret that information correctly. True. So one should not assume कि इंटरनेट में ऐसा लिखा है तो मेरे को यही हो रहा होगा। That is incorrect. और आई थिंक इसी वजह से कैंसर को एक डेथ सेंटेंस भी मान लिया जाता है, क्योंकि कई बार लोगों को ऐसे आर्टिकल्स पढ़ने को मिल जाते हैं, ऐसी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है स्पेशली जहाँ पे लिखा होता है कैंसर मतलब लाइफ का दी एंड ही है, बट एक्चुअल कैंसर मतलब लाइफ का दी एंड है? बिल्कुल नहीं, एब्सोल्युटली नॉट। आई थिंक कैंसर के साथ बहुत भय एसोसिएटेड है, एंड शायद उसका सबसे बड़ा कारण है कि आप कैंसर का अच्छा इलाज भी करें, कुछ अनप्रिडिक्टेबिलिटी रहती है रिजल्ट में। यू कैन नॉट ऑलवेज टेल दैट आप क्योर हो जाएंगे। वो जैसे हेड नेक कैंसर में 3 इयर्स तक रिलैप्स का रिस्क रहता है, तो 3 साल तक वो तलवार पेशेंट के सर पे लटकी होती है। आई थिंक एज ह्यूमंस हमको अनसर्टेनिटी से डील करना बहुत मुश्किल लगता है। इट्स मोस्ट डिफिकल्ट टू डील विद अनसर्टेनिटी, एंड विद कैंसर देयर इज ऑलवेज अनसर्टेनिटी ऑफ आउटकम, बट द ट्रीटमेंट्स हैव चेंज्ड ड्रामेटिकली। 30 इयर्स अगो कैंसर का जैसे था, किसी को छोटे शहर में है या गांव में है, हाँ जी हो गया, उनको था, खास इलाज नहीं किया या कुछ इलाज किया, कुछ नहीं हुआ, वो पास अवे हो गए, तो वो एक सॉर्ट ऑफ एक सोसाइटी में एक इंफॉर्मेशन सी बन जाती है कि कैंसर है तो बचते नहीं है। बट दिस हैज चेंज्ड ड्रामेटिकली, एंड रिजल्ट्स आर बेस्ड ऑन स्टेज। जैसे आप स्टेज 1 में आइए हेड नेक कैंसर में, तो 90% इलाज के बाद कैंसर मुक्त रहेंगे पूरे जीवन। 90% स्टेज 1 में। पर स्टेज 2 मीन्स थोड़ा सा बड़ा हुआ है तो वो रिजल्ट गिर के 75-80% आ जाएगा। 3 में थोड़ा और कम, एंड 4 में थोड़ा और कम। और जैसे स्टेज 4 में आते हैं तो फिर क्योर होने का चांस कम है। लेकिन एक जो गलत इन्फॉर्मेशन है कि हम लोग स्टेज 4 को एंड स्टेज मानते हैं, दैट इज नॉट करेक्ट। स्टेज 4 इज जस्ट एडवांस स्टेज। एडवांस्ड कैन बी कि मुंह में जैसे कैंसर है वो बड़ा हो गया तो वो स्टेज 4 भी माना जाएगा। लेकिन वही कैंसर शरीर के कई अंगों में, फेफड़ों में या हड्डियों में फैल गया, वो भी स्टेज 4 में है। तो जब शरीर में फैल गया है तो शायद क्योर करना बहुत कठिन है। लेकिन अगर यहीं पे बड़ा हुआ है कैंसर, वो भी कैटेगरी स्टेज 4 है, बट उसमें 50% मरीज इलाज के बाद कैंसर मुक्त रहेंगे। तो स्टेज 4 शुड नॉट बी थॉट एज डेथ सेंटेंस या एंड स्टेज या लेट एंड ऑफ लाइफ कैंसर। इट्स नॉट। मेनी स्टेज 4 आर क्योरेबल। तो मतलब डॉक्टर, अगर कैंसर बॉडी के किसी एक पार्ट में है तो वो बॉडी के अदर पार्ट्स तक भी स्प्रेड हो सकता है? सो कैंसर 2 रास्ते से स्प्रेड होता है। ठीक है। हमारे बॉडी में समझिए 2 हाईवेज बने पड़े हैं। तो अगर माउथ कैंसर की बात करें तो वन ऑफ द हाईवेज आर व्हाट वी कॉल द लिम्फेटिक चैनल्स। लिम्फेटिक चैनल्स जो हमारे लिम्फ नोड्स की तरफ जाते हैं, ये हमारे इम्यून सिस्टम का पार्ट है। जैसे हमें कोई इन्फेक्शन हुआ, आम बैक्टीरिया या कुछ, तो वो बैक्टीरिया उन चैनल्स के थ्रू लिम्फ नोड में जाता है और लिम्फ नोड वहां से लड़ता है उनके अगेंस्ट। वो हमारा डिफेंस मैकेनिज्म है। बट कैंसर यही चैनल लेकर के गर्दन के ग्लैंड या गिल्टियों में फैल सकता है। दूसरा चैनल इज द ब्लड स्ट्रीम, जो खून की नालियां हमारे बॉडी में दौड़ रही हैं। तो कैंसर के सेल्स अपने ओरिजिन से टूट के खून की नालियों के अंदर चले जाते हैं और खून की नालियों के द्वारा वो फिर बॉडी में सर्कुलेट करते हैं। और ये होता कब है? ये कैंसर के किसी भी टाइम पे हो सकता है, बट जनरली जितना बड़ा कैंसर होएगा उतना चांस ज्यादा है कि वो फैलेगा। बट ओकेजनली अर्ली स्टेज या छोटे कैंसर भी जल्दी फैल जाते हैं,
मोस्टली इट इज रिलेटेड टू द साइज। जितना बड़ा ओरिजिनल कैंसर है या प्राइमरी जिसे हम कहते हैं, उतना चांस ज्यादा होता है कि वो लिम्फ नोड्स में या बॉडी के और पार्ट्स में फैलने का रिस्क रखता है। ओके डॉक्टर, हमारा लाइफस्टाइल का कितना रोल है? अगर हम बात करें कुछ इंडस्ट्रीज की, फॉर एग्जांपल रबर इंडस्ट्री है या वुड इंडस्ट्री है, ग्लास इंडस्ट्री है, तो इन इंडस्ट्रीज के जो लोग हैं उनका कहीं ना कहीं बढ़ जाता है चांसेस हेड एंड नेक कैंसर होने का? हाँ, कुछ कैंसर्स कुछ केमिकल एक्सपोजर्स के साथ रिलेटेड है। ओके इसमें नाक के जो नोज और जो साइनसेस होते हैं हमारे, उनके कैंसर्स का स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन है विद सर्टन केमिकल्स। जैसे वुड का एसोसिएशन बहुत क्लियर है, हार्ड वुड वर्कर्स का, और भी कुछ हैं। बट जैसे माउथ कैंसर है जो इंडिया में बहुत सबसे कॉमन, जब हम हेड नेक सोचते हैं इंडिया में तो हम लोग माउथ कैंसर सोचते हैं, बिकॉज दैट्स 50% ऑफ व्हाट हेड एंड नेक कैंसर इन इंडिया इज। उसका इंडस्ट्री से कोई खास कोरिलेशन नहीं है। ओके बट वी मस्ट ऑल्सो कीप इन माइंड, जब हम एसोसिएशन बोलते हैं तो एसोसिएशन बनाने के लिए सदियां लग जाती हैं। यू सी, टोबैको का भी एसोसिएशन विद कैंसर्स 1950s तक नहीं एस्टेब्लिश हुआ, जबकि यूजेज तो 100-200 साल सदियों से चल रहा है। वो मेडिकल साइंस को एस्टेब्लिश करने में डेकेड्स लग जाते हैं, बिकॉज इट रिक्वायर्स many 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 thousands of patients whom you follow up, compare with people who don't take that, and then you see over 10 20 30 40 years कितनों में कैंसर बना जो टोबैको यूज करते थे, कितनों में बना जो नहीं करते थे, कोई और फैक्टर उनमें कंट्रीब्यूटरी तो नहीं था। और जब ये सब फिल्टर करते हैं तब आप कहते हैं हाँ टोबैको से क्लियर एसोसिएशन है। बट और भी जैसे अगर केमिकल्स हैं, अगर उनसे एसोसिएशन है, इट मे बी ए माइनर रिस्क। माइनर रिस्क को एस्टैब्लिश करना बहुत कठिन होता है मेडिकल साइंस में। वेरी डिफिकल्ट टू से कि हाँ ये डेफिनेटली 2% 4% रेट बढ़ा देता है। ओके ऑल्सो डॉक्टर, जैसे फार्मर्स हैं जो लोग खेती करते हैं, फर्टिलाइजर्स वगैरह का इस्तेमाल होता है, और आजकल ऐसे फर्टिलाइजर्स भी आ गए जो थोड़े हैजार्डस भी होते हैं, काफ़ी उनके साइड इफेक्ट्स भी होते हैं, क्या उससे भी हमें ज़्यादा रिस्क है? नॉट फॉर हेड एंड नेक कैंसर, नॉट एस्टैब्लिश्ड, बट एज आई सेड कई बार रिस्क होता है कई चीज़ों से। जैसे आपको मैंने बताया था सुपारी का रिस्क कई साल तक नहीं एस्टैब्लिश हुआ, क्योंकि सुपारी के साथ अक्सर तंबाकू भी होता है। तो जब कैंसर बनता है यू ऑलवेज थिंक कि वो तंबाकू से बना होगा। इट टुक अ लॉन्ग टाइम टू एस्टैब्लिश कि सुपारी अपने आप में रिस्क बढ़ाता है। बट विद ऑल दीज केमिकल्स दैट यू आर सेइंग, देयर इज अ पॉइंट हियर। सी हमारा बॉडी जो ऊपर वाले ने दिया है, इट इज नॉट डिजाइन्ड टू विथस्टैंड दीज केमिकल्स इन आवर बॉडी। Okay. Whether you think of fertilizer, you think of noxious gases, you think of pollutants in the air, you think of preservatives in food. Our body was not designed for these. It doesn't have defenses to these. Okay. Many of these products we know are theoretically cancer causing, क्योंकि कैंसर डेवलप होता है हमारे डीएनए डैमेज होने से। So many of these products we know can damage DNA, like in lab studies and all it's shown. So theoretically they can cause cancer. So it's a common sense to think that what's not healthy is not healthy. But whether there is a direct association या उससे 2 गुना रिस्क बढ़ता है या 4 गुना, वो establish for most of these things नहीं हुआ है। Okay. I tell people use common sense. मतलब whatever makes sense, you should just follow that. Exactly. डॉक्टर, आपने टोबैको पे बहुत बात की और आपने बताया था कहीं ना कहीं मेजर कंट्रीब्यूशन है टोबैको का हेड एंड नेक कैंसर में। आज भी बहुत इजीली सेल हो रहा है मार्केट में, और जबकि वो पैकेट पे इमेज भी लिखी होती है कि अगर आप ये खाओगे जहर है आपके लिए, अगर ये खाओगे इससे आपको कैंसर हो जाएगा, स्टिल पीपल आर कंज्यूमिंग इट। डू यू थिंक कहीं ना कहीं हम अवेयरनेस में लैक कर रहे हैं अभी भी? 100%। आप वेस्टर्न कंट्री जाइए, इफ यू गो टू द यूएस, इट्स वेरी रेयर टू फाइंड के कोई स्ट्रीट साइड स्मोकिंग कर रहा है। ट्रू। क्योंकि सोसाइटी लुक्स डाउन अपॉन इट, दे सी इट एज एन एडिक्शन। लेट्स से हाउ यू वुड सी इट एज अ ड्रग एडिक्शन इन इंडिया। You know, it's looked down upon. Nobody finds drug addiction acceptable. और पब्लिक में ड्रंक होना भी कोई एक्सेप्टेबल नहीं सोचता है, बट पब्लिक में टोबैको कंज्यूम करना बहुत एक्सेप्टेबल है। सो इट्स ए लॉट ऑफ कल्चरल एक्सेप्टेंस कि अगर आप स्मोक कर रहे हैं, तंबाकू खाते हैं तो इट्स एक्सेप्टेबल, बट आप अल्कोहल पी के सड़क पे घूम रहे हैं, ऑफिस आ रहे हैं, इज अनएक्सेप्टेबल टू एवरीबॉडी। सो I think it's a bit of cultural acceptance and, as you said, absolute awareness. But those ads, एंड किसने वो मूवी में एड्स नहीं देखे हैं जो शुरू में प्ले होता था, वो बहुत इम्पैक्टफुल एड्स है। आई थिंक जो देखता है उसको इम्पैक्ट होता है, गूज़बम्स आते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। सो आई थिंक दैट हैज हेल्प्ड अ लॉट, द पिक्चर्स ऑन द सिगरेट पैकेट्स एंड ऑन द टोबैको पैकेट्स, और जो सिनेमा हॉल्स में थे, एंड जो यू नो दीज हैव हेल्प्ड क्रिएट अवेयरनेस। बट बिकॉज सोशल एक्सेप्टेंस इज सो हाई एंड कल्चरली कितनी जगहों पे टोबैको कंजम्पशन टीन्स में शुरू हो जाता है। बहुत अर्ली एज we have seen
people, children in their 20s, even in their teens with mouth cancer Oh due to God. tobacco. So, and कब शुरू किया? बस वो 12-13 पे सभी खाते थे तो हमने भी शुरू कर दिया. You also must understand tobacco का addiction is very very strong. निकोटीन जो उसमें पदार्थ है जो एडिक्शन देता है, Yeah. एक्चुअली निकोटीन कैंसर नहीं करता है, निकोटीन एडिक्शन देता है. टोबैको में जो आदत लगती बाकी है जो उससे. बाकी पदार्थ हैं कैंसर वो करते हैं जो साथ में आते हैं. निकोटीन इज वेरी एडिक्टिव. इनफैक्ट आफ्टर हेरोइन इट इज फेल्ट टू बी द नेक्स्ट मोस्ट एडिक्टिव सब्सटेंस. Oh God. सो एक बारी जिसने पकड़ लिया उसको छोड़ना बहुत मुश्किल है. इट्स नॉट इजी. सो दैट इज ऑल्सो देयर कि अगर यंग एज पे शुरू किया है तो चांसेस आर वो आप अपने लाइफ टाइम पे चालू रखेंगे. सो यू नो वन स्मोकर इज जनरली एवर स्मोकर. So that's also the reason why tobacco is still a big problem in our country, and despite awareness, it's not easy to leave. So even if you are a tobacco taker and you see the ads and you feel, okay, ये मेरे लिए गलत है, it's not easy to quit. We must understand, and that's why we need to help people who need to quit. Yeah. It's not easy. In fact, there is a joke. Quitting कोई बड़ी बात थोड़ी है. मैं तो 5 बारी कर सकता हूँ, कर चुका हूँ. इसका मतलब क्या? 5 बारी छोड़ा, 5 बारी रिलैप्स किया. Persistent quitting is difficult. मतलब उस चीज पे अड़े रहना कि नहीं मुझे ये चीज नहीं करनी है, और एक वो फर्म डिसीजन लेना कि ये Correct. चीज मेरी बॉडी के लिए जहर की तरह काम कर रही है, मुझे छोड़ना चाहिए. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. Correct. ऑल्सो डॉक्टर आपने बताया कि टीन्स में बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा है. आपके पास सबसे कम उम्र का पेशेंट कितनी एज का आया है हेड एंड नेक कैंसर को लेकर? सो हेड नेक कैंसर वैसे तो बहुत कैंसर्स आता है, तो वो तो कुछ कैंसर्स बच्चों में भी देखे जाते हैं, बट दे आर नॉट द टोबैको रिलेटेड वंस. लाइक इवन इन चिल्ड्रन एज यंग एज 2 and 3 years old देयर आर कैंसर्स जो हेड नेक कैंसर में आते हैं. बट टोबैको ड्रिवन कैंसर मैंने जो यंगेस्ट देखा है दैट इज इन अ 16-year-old. Oh God. बट आई हैव कोलीग्स हु हैव सीन कैंसर्स इवन यंगर देन दैट इन अर्ली टीन्स. सो यू मस्ट अंडरस्टैंड कि टोबैको का कैंसर क्रिएट करना इज नॉट के आप 20 साल करेंगे तो होएगा. जस्ट थिंक ऑफ आपकी इम्यूनिटी क्या है. किसी की इम्यूनिटी बहुत अच्छी है, वो सड़क पे गोलगप्पे खा लेता है, उसका पेट खराब नहीं होता. कोई मतलब एक दाना बाहर का कुछ आ जाए खाने में, चटनी ले ले थोड़ी सी समोसे के साथ तो उसका पेट गया, बिकॉज अपना एक डिफेंस होता है हर चीज के अगेंस्ट. तो कैंसर के अगेंस्ट भी हमारी एक नेचुरल इम्यूनिटी है. इट्स ए वेरी पोटेंट नेचुरल फोर्स. सी वी आर ऑल एक्सपोज टू कैंसर कॉजिंग केमिकल्स एवरी सेकेंड ऑफ आवर लाइफ. एवरी एयर ब्रेथ वी टेक उसमें हैं केमिकल्स विच वी नो आर कैंसर कॉजिंग, बट हमारे बॉडी में इतने अच्छे नेचुरल डिफेंसेस हैं कि मोस्ट ऑफ अस विल नॉट क्रिएट अ कैंसर इन आवर लाइफ. बट जब आप टोबैको लेते हैं, यू आर एक्सपोजिंग द बॉडी टू अ वेरी हैवी लोड नाउ. इफ यू आर वेरी लकी, आपके डिफेंसेस आपको पूरी जिंदगी पार करवा देंगे विदाउट कैंसर. इफ यू आर अनलकी, आप लेने के 2 साल के अंदर यू मे डेवलप कैंसर. मतलब अगर आपको कैंसर होता दैट मींस यू आर अनलकी. नॉट अनलकी, आई थिंक इट्स लाइफस्टाइल. हाँ. Unlucky is not the right word. It means कि आपके कैंसर डिफेंसेस बॉडी में वीक हैं. Now we can't measure cancer defenses of a person. True. जैसे आप किसी की इम्यूनिटी मेजर नहीं कर सकते. लोग कुछ कहते हैं मेरी इम्यूनिटी कम है, मैं कुछ भी करता हूँ मुझे जुकाम खांसी लग जाता है, गला पेट खराब हो जाता है. यू एज्यूम कि इनकी इम्यूनिटी फॉर एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस कमजोर है. सो ये एंटी कैंसर इम्यूनिटी हम मेजर नहीं कर सकते. बट अगर कोई कहता है कि मैंने तो 2 साल ही लिया, मुझे कैसे हो गया? दादाजी ने तो 50 साल बीड़ी पी, उनको तो नहीं हुआ कुछ. नहीं हुआ. दादाजी के डिफेंसेस अच्छे थे, वो बच गए, आपके नहीं थे, अनफॉर्चुनेटली आपको हो गया. और आई थिंक दादाजी के टाइम पे एनवायरनमेंट भी थोड़ा बेटर था. और अब पोल्यूशन की बात करें अगर हम, तो आपने बताया ना जैसे बाहर के फैक्टर्स भी हैं और आप अपने बॉडी को और एक्सपोज कर देते हैं सारी चीज़ें खा के, तो कहीं ना कहीं इम्यूनिटी वीक होती है और वो सामना नहीं कर पाती है सेल्स का. करेक्ट. सो डॉक्टर, हमने कैंसर को बहुत अच्छे से समझा, स्पेशली हेड एंड नेक कैंसर को. उसके सिम्टम्स पे आपने काफ़ी इन्फॉर्मेशन दी हमें, कॉजेज बहुत अच्छे से डिटेल में बताए. अब हम थोड़ा अगर डायग्नोसिस पार्ट की बात करें, इसका डायग्नोसिस कैसे होता है? सो माउथ कैंसर, लेट्स टॉक ऑफ माउथ कैंसर, बिकॉज हम जब हेड नेक इंडिया में बोलते हैं तो माउथ इज द वन. ओके. एक्चुअली वेरी इजी टू डायग्नोस. यू सी माउथ कैंसर डायग्नोसिस डजंट रिक्वायर एनी फैंसी मशीन और एनी फैंसी टेस्ट. जैसे ब्रेस्ट कैंसर का स्क्रीनिंग करना है तो आपको मैमोग्राम चाहिए, अल्ट्रासाउंड चाहिए. बॉडी के कोई भी इंटरनल ऑर्गन का आपका स्क्रीनिंग करना है तो आपको सीटी, अल्ट्रासाउंड कुछ चाहिए ढूंढने के लिए कि अंदर क्या हो रहा है. माउथ में देखने के लिए आपको सिर्फ एक लाइट चाहिए. पेशेंट का मुंह खोलना है, हाँ. एक लाइट से अंदर देखना है. okay. अगर कैंसर ग्रो कर रहा है वो सरफेस पे दिखेगा. सी कैंसर सरफेस पे शुरू होता है, जो अंदर की हमारी त्वचा है उसकी लाइनिंग पे शुरू होता है, तो सबसे पहले लक्षण सरफेस पे दिखेंगे. सो माउथ कैंसर एक्चुअली डिटेक्ट करना
is not difficult because it just needs a clinical exam, which is a 5-minute thing. Open the mouth, look inside carefully. If everything looks normal, you know cancer नहीं है. If there is something suspicious, you can immediate suspect के cancer है. Okay. If you suspect के मुंह में गांठ या छाला है जिसमें मुझे कैंसर का डाउट है, then the test to do is a biopsy. Okay. But biopsy is also lot of myths with biopsy. एक बहुत हम कॉमन मिथ देखते हैं जब हम लेट प्रेजेंटेशन की बात कर रहे थे कि इंडिया में क्यों लेट आते हैं, तो हम अक्सर देखते हैं पेशेंट की फाइल इतनी मोटी होती है. वो पहले डॉक्टर 1 के पास गए, उन्होंने दवाई करी, 2 हफ्ते ठीक नहीं हुए, फिर डॉक्टर ने बोला बायोप्सी करनी है, तुरंत वो डॉक्टर छोड़ के दूसरा डॉक्टर लिया कि हम दवाई से ट्राई करेंगे जी. दूसरे डॉक्टर ने भी कहा अच्छा आए हैं तो मैं एक दवाई ट्राई करता हूँ, वो उसने 2 हफ्ता चलाई, उसको भी लगा ठीक नहीं है, एक बायोप्सी करते हैं, तुरंत तीसरा डॉक्टर, और फाइल इतनी मोटी हो जाती है 6, 8, 10 डॉक्टरों की. हर से वो कुछ ट्रायल ट्रीटमेंट लेते हैं और जब तक फाइनली उनको समझ में आता है कि ये तो जा नहीं रहा है, अब जाके स्पेशलिस्ट को दिखाना पड़ेगा. क्योंकि बायोप्सी के साथ बहुत भय है और ये एक मिथ है. एक मिथ ये है, और शायद आपने सुना होगा, कि बायोप्सी करने से या कैंसर पे लोहा लगने से वो फैल जाता है. अच्छा. ये बहुत कॉमन मिथ है, बहुत कॉमन है. तो जैसे ही आप किसी को बायोप्सी प्रपोज करते हैं, जो एक्चुअली हमारा एकमात्र 100% टेस्ट है बताने के लिए कैंसर है या नहीं है. इट्स ए ब्लैक एंड व्हाइट टेस्ट. पर उसका नाम सुनते ही बहुत लोग मुकर जाते हैं या फिर वापस नहीं आते हैं. ओह गॉड. एंड दैट्स बिकॉज ऑफ द फियर के बायोप्सी करने से शायद कैंसर फैल जाता है. लेकिन ये एक मिथ है, इसमें कोई साइंटिफिक ठोस सबूत आज नहीं है कि बायोप्सी करने से कैंसर यहाँ से वहाँ फैलेगा. लेकिन होता क्या है, आपके मुंह में छाला है, समझिए 2-3 महीने से आप आम इलाज कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, आप लाइफ चल रही है, आप उसको काइंड ऑफ हाफ इग्नोर कर रहे हैं, कभी कभी डॉक्टर को दिखा देते हैं, आपको पता नहीं क्या है, आप ज़्यादा चिंता नहीं करते हैं. अब आपके डॉक्टर के पास गए, उन्होंने बोला बायोप्सी करनी है, आपने बायोप्सी कराई, 5 दिन में रिपोर्ट आती है, कहता है ये कैंसर है. अब आपको उस छाले का अवेयरनेस एकदम से 10 गुना बढ़ जाएगा. उसका हर छोटा दर्द फील होएगा, उसको बार बार जीभ से आपको लगेगा यहाँ तो कुछ है मेरे को. तो वो अवेयरनेस आपको लगता है मेरा बढ़ गया है, और ये तब लगता है जब बायोप्सी करिए उसके बाद बढ़ा है, क्योंकि तब आपको पता लगता है आपको क्या है. Exactly. दूसरा, जब हम बायोप्सी करते हैं तो एक छोटा सा पीस लेते हैं, जैसे आधे मटर के बराबर एक टुकड़ा निकालते हैं कैंसर सेल का, कैंसर जो पार्ट खराब लगता है उसका छोटा सा हिस्सा निकालते हैं और वो लैब में जाता है. ठीक है. अब ये पीस छोटा है पर वो चोट तो लगी है ना, जैसे जीभ कट गई है खाते खाते, तो वहाँ थोड़ी स्वेलिंग, थोड़ा पेन होता है. अब पेशेंट को वो भी फील होता है 2 दिन बाद. वो एक्चुअली बायोप्सी की चोट फील हो रही है, एक्चुअली कैंसर का ग्रोथ नहीं है. बट पीपल मिस्टेक इट, एंड हम कितनी बारी सुनते हैं कि हमें कोई तकलीफ थी, बायोप्सी करी, उसके 5 दिन बाद से दिक्कत है मेरे को. अच्छा. क्योंकि शुरू में थोड़ा दर्द हुआ बायोप्सी का, जब तक वो दर्द गया तब तक रिपोर्ट आ गई, और फिर आपको सडनली अवेयर हुआ कि यहाँ तो स्वेलिंग भी है, यहाँ मुझे गांठ भी है, जो 3 मंथ से आप काइंड ऑफ हाफ इग्नोर कर रहे थे. सो इसलिए ना बायोप्सी के साथ बहुत सारे मिथ्स या रॉन्ग बिलीफ्स अटैच हो गए हैं. बट if there is doubt of cancer, the test to do worldwide everywhere is a biopsy. It will clearly answer जो आपका पहला सवाल क्या है. डॉक्टर के माइंड में तो पहला सवाल यही है, ये कैंसर है या नहीं है. वो सवाल का उत्तर बायोप्सी देगा. आई थिंक बायोप्सी बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है, जितना भी आपने एक्सप्लेन किया, और जो मिसकंसेप्शन इससे जुड़ा था वो भी आपने क्लियर किया. हमारी जो ऑडियंस आज एपिसोड देख रही होगी, अगर उनके दिमाग में भी ऐसा कोई सवाल था, आई एम श्योर उनको जवाब मिला होगा. ऑल्सो डॉक्टर, डायग्नोसिस पार्ट इज डन नाउ. Now let's talk about the treatment. अगर हम हेड एंड नेक कैंसर की बात करें, यू सेड कि माउथ कैंसर बहुत कॉमन है इंडिया में, इसको कैसे ट्रीट किया जाता है? So डिपेंड्स ऑन स्टेज. स्टेज आम भाषा में बोले तो कैंसर कितना बड़ा है या कितना फैला है. ठीक है. अर्ली स्टेज में अगर आप आए हैं तो आपका सिंगल मोडेलिटी ट्रीटमेंट होएगा. मींस only one method, and the 3 methods we have are surgery, radiation and chemotherapy. These are the 3 arms जिससे हम कैंसर को ट्रीट करते हैं. बट अगर आप अर्ली स्टेज में आए हैं माउथ कैंसर के लिए, सर्जरी इज द प्रेफर्ड ट्रीटमेंट, एंड जनरली दैट इज ऑल यू विल नीड. ओके. इफ यू कम इन मीडियम स्टेज, यू विल नीड सर्जरी एंड यू मे नीड रेडिएशन आफ्टर दैट. सो सर्जरी में वो पार्ट कट करके निकाल दिया जाता है? करेक्ट. सर्जरी में जो अफेक्टेड पोर्शन है बाय कैंसर, उसको एक सेफ्टी मार्जिन लेके निकालते हैं. सेफ्टी मार्जिन मींस आपको आंख से या स्कैन्स पे जितना कैंसर जज हो रहा है, आपका जो रिमूवल है हमेशा उससे 5 से 10 मिलीमीटर एक्स्ट्रा होना चाहिए. क्योंकि कैंसर की कुछ जड़ें होंगी जो आप आंख से नहीं देख सकते हैं, किसी भी टेस्ट से नहीं देख सकते हैं. टू मेक श्योर द ऑपरेशन इज मोस्ट इफेक्टिव, वो मार्जिन लेना जरूरी है. सो द कैंसर एंड सम सराउंडिंग नॉर्मल टिश्यू, ठीक है, दैट्स द प्लान ऑफ रिमूवल व्हेन यू डू द सर्जरी. ओके. एंड देन मीडियम स्टेज पे हम मीडियम वुड बी सर्जरी एंड रेडिएशन, एंड एडवांस स्टेजेस वुड नीड सर्जरी
along with radiation and chemotherapy. So Okay. जितना बड़ा कैंसर होता है इलाज भी उस हिसाब से बड़ा करना पड़ता है, बिकॉज उसको उतना ही बड़ा वार देना होता है. बट वी मस्ट ऑल्सो अंडरस्टैंड कि बड़े स्टेज का इलाज तो बड़ा है, लेकिन बड़े स्टेज का रिजल्ट कभी भी अर्ली स्टेज के बराबर नहीं आ सकता. हम स्टेज 1 को सिर्फ सर्जरी से 90% लोगों में परमानेंटली क्योर कर सकते हैं, बट स्टेज 4 में सबसे बड़ा इलाज करने के बाद भी we may be able to save only half the patients. So bigger treatment doesn't always mean the result will hit 90%. It can never go to that. So the key message should be, God forbid cancer है तो find it early. जल्दी पकड़ें, इलाज भी छोटा है, इलाज के इफेक्ट भी कम रहेंगे और रिजल्ट विल बी द बेस्ट यू कैन गेट. सो डॉक्टर, आपने बताया कि अगर आप जल्दी डिटेक्ट कर लेते हैं तो कैंसर पेशेंट के बचने के, अगर हम बात करें, चांसेस ज़्यादा होते हैं. अगर आप जितनी एडवांस स्टेज पे कैंसर डायग्नोस होता है, ट्रीटमेंट होता है, तो चांसेस 50% पेशेंट. 50% इज एन एवरेज, कुड बी लेसर, कुड बी मोर. ओके, मतलब चांसेस लेकिन कम हो जाते हैं, सब्सटेंशियली कम हो जाते हैं. ओके, सो डॉक्टर, आपने ना रेडिएशन थेरेपी की भी बात की. हमने सर्जरी को तो समझा कि सर्जरी में वो पार्ट कट करके जितनी कैंसर का पार्ट होता है वो आप निकाल देते हैं. तो रेडिएशन थेरेपी में क्या करते हैं? सो रेडिएशन में आप रेज देते हैं. रेडिएशन रेज आर सिमिलर टू लाइक एक्स-रेज होते हैं जैसे हमारे. ठीक है. These are rays we give and these rays are known to hit the cancer cells and kill the cancer cells. So जैसे माउथ कैंसर में अगर आप रेडिएशन दे रहे हैं आफ्टर सर्जरी, सो यू विल गिव इट टू द एरिया जहां कैंसर था, बट वेरी इंपॉर्टेंट, लिम्फ नोड्स को भी रेडिएट करते हैं, क्योंकि जैसे पता है ना इसके दाने हमने कहा लिम्फ नोड में जाते हैं. कभी कभी दाने छोटे होते हैं, ना हमें दिखेंगे, ना पेट स्कैन, ना सीटी, ना एमआरआई, किसी भी टेस्ट में वो दिखेंगे नहीं, बट अगर उनकी संभावना है, मींस इट्स प्रोबेबिलिटी के गर्दन में बीमारी होएगी, then you can cover that area with radiation and the radiation rays will kill the cancer cells. That's the principle जैसे रेडिएशन काम करता है. ओके, एंड एडवांस स्टेज के लिए आपने बताया था कीमोथेरेपी भी देते हैं. कीमो के अराउंड बहुत सारे मिथ्स हैं डॉक्टर सोसाइटी में कि कीमोथेरेपी बहुत ज़्यादा पेनफुल होती है, कीमोथेरेपी अगर एक बार हो गया तो जो हेयर लॉस होता है वो परमानेंट होता है. तो थोड़ा कीमो को भी समझ लेते हैं, कीमोथेरेपी में क्या किया जाता है और इतने जो साइड इफेक्ट्स हैं, क्या क्या साइड इफेक्ट्स हैं इसके? सो कीमोथेरेपी एक बहुत ब्लैंकेट टर्म है, क्योंकि कीमोथेरेपी के अंदर दवाइयाँ दर्जनों हैं. हर दवाई के अलग इफेक्ट है और हर कैंसर के लिए अलग कॉम्बिनेशन ऑफ मेडिसिन है. सो इट्स नॉट कि कीमोथेरेपी फॉर माउथ कैंसर उसके इफेक्ट विल बी सेम एज कीमोथेरेपी फॉर ब्रेस्ट कैंसर. वहाँ अलग ड्रग्स यूज हो रही हैं, अलग साइड इफेक्ट हैं, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, अलग कॉम्प्लिकेशंस हैं. हेड नेक बिल्कुल अलग दवाई यूज होती है. तो हमारे हेड नेक में सबसे कॉमन दवाई यूज होती है सिस्प्लैटिन. इट्स द कॉमनेस्ट मोस्ट इफेक्टिव ड्रग फॉर हेड एंड नेक कैंसर. वो हम रेडिएशन के साथ साथ देते हैं. उसका मेन बहुत हल्की डोज पे देते हैं एंड सिंगल मेडिसिन. उसका पर्पस इज नॉट टू एक्ट एज कीमोथेरेपी लाइक वी नो, इट्स पर्पस इज टू मेक द रेडिएशन मोर पावरफुल. सो इट्स अ रेडियो सेंसिटाइजर. सो इट में इंक्रीज सम ऑफ द साइड इफेक्ट्स जो आप रेडिएशन के साथ देखेंगे, बट इन इटसेल्फ उसके कुछ कुछ साइड इफेक्ट है, बट बाय एंड लार्ज उसके मेजर साइड इफेक्ट्स बॉडी पे नहीं होंगे. सो दिस ब्लैंकेट स्टेटमेंट की कीमोथेरेपी से हेयर, हमें पूछते हैं कि डॉक्टर साहब अगर कीमोथेरेपी चाहिए तो हमारे बाल झड़ जाएंगे. आई एम लाइक, इस कीमोथेरेपी से आपके बाल नहीं झड़ेंगे, कुछ नहीं होएगा, nothing will happen. It has different side effects. So, but you're right, chemotherapy is considered a blanket thing, but it's not the same. It's like antibiotic 50 प्रकार के हैं, किसी से पेट खराब होता है, किसी के साइड इफेक्ट से कुछ और होता है, किसी के साइड इफेक्ट में कुछ और होता है. Same with chemotherapy drugs. Okay. Today, though fortunately, lot of the bad side effects जो chemotherapy के साथ थे, they can be prevented by giving appropriate medicines. So chemotherapy today, it's not that it's easy. Chemotherapy can be tough, especially if you're receiving very heavy drugs. It can be tough, but it's not the associations जो हमारे 10-20 साल पहले chemotherapy के साथ थे. I think टेक बहुत ज़्यादा एडवांस हो गया और कहीं ना कहीं जो हेल्थ केयर सेक्टर है उसमें भी बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट्स आ गए हैं विद टाइम. एंड लाइक यू सेड कि कीमोथेरेपी के जिस तरह से लोगों के मन में नोशंस हैं या उनके कुछ मिसकंसेप्शंस हैं कि कीमोथेरेपी मतलब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गया, कुछ होगी, लेकिन अगर आप मेडिकेशंस लेते हैं प्रॉपरली तो वो कहीं ना कहीं उसके जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो प्रॉपरली मैनेज किए जा सकते हैं. सो डॉक्टर, अगर ट्रीटमेंट हो जाता है पेशेंट का, उसके बाद उनको क्या कुछ प्रिकॉशंस लेने की ज़रूरत है? उनकी लाइफस्टाइल नॉर्मल कैसे होती है? सो नंबर 1 प्रिकॉशन, आपका जो रिस्क फैक्टर था वो लाइफ में कभी नहीं आना चाहिए. विच इज, अगर आपको स्मोकिंग ड्रिवन कैंसर है या नहीं भी है, यू हैव टू क्विट टोबैको लाइफ टाइम. दिस इज नॉन नेगोशिएबल. सेम विद एल्कोहल. एंड हमसे बहुत पूछते हैं आफ्टर अ ईयर 2 years के, डॉक्टर साहब अब हम सोशल ड्रिंकिंग तो कर सकते हैं बिकॉज इट्स सच अ कल्चरल पार्ट ऑफ गोइंग आउट, मीटिंग पीपल.
So what I tell them is there is no safe limit. Like I cannot tell you आप 2 हफ्ते में 2 ड्रिंक ले लीजिए, that is okay. हाँ. क्योंकि what medical science knows कि अगर after treatment of a cancer, mouth cancer, अगर आपने टोबैको या अल्कोहल दोबारा शुरू किया तो आपके कैंसर का relapse rate will be much higher, almost double. Oh God. So you take a big risk by going back. You take a second risk also, what is called as second primary. Second primary is कि एक कैंसर तो ठीक हो गया लेकिन दूसरा बन सकता है. थिंक ऑफ इट लाइक ए कार एक्सीडेंट. इफ यू आर अ बैड ड्राइवर, आपका आज एक्सीडेंट हुआ, दैट डजंट प्रिवेंट अगर आप गाड़ी कल चलाएंगे तो कल नहीं हो सकता है. 2 एक्सीडेंट का कोई कनेक्शन नहीं है. मींस आपको पहली बारी गाल में कैंसर बना, अगली बारी कुछ साल बाद जीभ में बना, कुछ साल बाद गले में बना, बिकॉज वो फैक्टर जो था जिसने क्रिएट किया वो तो डैमेज पूरी जगह करता है. तो कैंसर कहीं कहीं पे भी ग्रो कर सकता है. True. So going back to smoking tobacco or alcohol after head and neck cancer treatment, you're at high risk for recurrence. You're at high risk for developing these second primaries. So the only lifestyle change patients need is just stay away from these. और बगल वालों का भी छुड़ा सकते हैं तो छुड़ा दीजिए. True That's that. what they need. आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट है और जितनी भी ऑडियंस हमारा एपिसोड ये देख रही है उनको पता है अब कि क्या चीज़ें उनको नहीं करनी है. अगर उनको खुद को कैंसर से बचाना है, क्या चीज़ें हैं, डूज एंड डोंट्स, उनको क्या फॉलो करने हैं, उनको अब अच्छे से पता है. ऑल्सो डॉक्टर, अगर हम कुछ साइड इफेक्ट्स की बात करें ट्रीटमेंट के बाद, तो स्पेशली जब थ्रोट में कैंसर होता है उसके बाद आवाज़ का चला जाना पॉसिबल होता है वॉइस बॉक्स कैंसर में. क्योंकि वॉइस बॉक्स कैंसर हमारे लैरिंग्स में, जो गर्दन में यहाँ पे होता है, वहाँ शुरू होता है. वो हमारी वोकल कॉर्ड्स को डिस्टर्ब करता है. वोकल कॉर्ड्स आर द वन जो चलती हैं जिससे हम आवाज, साउंड प्रोड्यूस करते हैं. तो उन पे डिस्टर्बेंस आती है तो आवाज बैठ जाती है. चली नहीं जाती, जीरो नहीं होती है, लेकिन आवाज ऐसे भारी हो जाती है. होर्स वॉइस, लाइक अ ब्रेथी वॉइस. ये पहचान होती है वॉइस बॉक्स कैंसर की. ओके. सो डॉक्टर, आई थिंक हमने कैंसर को बहुत अच्छे से कवर कर लिया है, हेड एंड नेक कैंसर को, और आपने बहुत ही इलैबोरेटिवली बताया है कि कैसे होता है, ट्रिगर फैक्टर्स क्या हैं, मेजर कॉजेज क्या हैं, सिम्टम्स क्या हैं, डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट, सारी चीज़ें कवर्ड हैं. एट लास्ट कोई एडवाइस अगर आप हमारी ऑडियंस को देना चाहें ताकि वो अपनी लाइफ को एक बेटर तरीके से लीड कर पाएँ, उन्हें पता हो. एक्चुअली आपने तो काफ़ी कुछ बता दिया है कि उनको पता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है, बट स्टिल अगर कोई एडवाइस आप देना चाहें तो बहुत अच्छा होगा. I think the advice is very clear. अगर आप आज का टॉपिक सुने हैं और समझे हैं, 90% of mouth cancer can be eradicated from the world. 90%. We just have to stop tobacco. So the only advice you have to give, if you want to save yourself from this disease, you just have to stay away from tobacco. अगर कभी नहीं लिया है तो शुरू ना करें. अगर लेते हैं तो छोड़िए. घर में कोई लेता है तो उनका छुड़वाइए. ये आपके हेल्थ के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्टेप हो सकता है. मोर देन गोइंग टू ए जिम, मोर देन सो मेनी अदर थिंग्स वी थिंक विच आर गुड, विच आर ऑल्सो गुड, बट नथिंग विल हैव एन इम्पैक्ट लाइक स्टेइंग अवे और क्विटिंग टोबैको. True that. Thank you so much, doctor, for such an insightful session and for your time. I'm sure जो भी information आज आपने हमारी audience के साथ share की है उनको काफ़ी helpful लगी होगी, और जो advices आपने specially दी हैं कि क्या do's and don'ts है वो ज़रूर follow करेंगे. Thank you so much for your time. Thank you, Varsha. आई होप आज का पॉडकास्ट सेशन आपको हेल्पफुल लगा होगा. अगर सेशन आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें. कोई सवाल अगर आप हमसे पूछना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और ऐसे और भी पॉडकास्ट सेशन देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें.